Good morning everyone. Most important PYQ questions for NTPC एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 1960 के दशक में दो प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए गए थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो कौन से कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे? तो उसमें से एक है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1961 में, गहन कृषि विकास कार्यक्रम 1964 में। हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति नाम किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। इसके जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिन्हें 1970 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, जो कि मैक्सिको से हैं। और इंडिया में कौन है? MS स्वामीनाथन है। भारत में 2 चरणों में हुआ था ये, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1960 से 70 के दशक में और 70 से 80 के दशक में। जो 1960 से 70 के दशक में हुए थे उसमें हाइब्रिड बीज आया था, मशीनीकरण आया था, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिन स्टेटों को मिला था वो है पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। अब हम बात करते हैं कि हम USA से PL 480 नाम का वीट प्रोड्यूस करते थे, लेते थे, आयात करवाते थे उनसे। और जो कि ऐसा वीट था जो वो वहाँ पर पिग वगैरह यूज़ करते थे, पिग वगैरह को खिलाते थे। ऐसा गंदा वीट था जो कि रेड कलर जैसा हुआ करता था। तो जब से हरित क्रांति आई तो हमने गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की, अच्छा गेहूं आया, गेहूं की मात्रा भी बढ़ी, तो हमने धीरे धीरे आयात करना बंद कर दिया। इससे कुछ नकारात्मक फैक्ट भी देखने को मिले थे, जैसे मिट्टी में क्षारीयता बढ़ गई थी, भूजल की कमी हो गई थी। और जिप्सम की बात करते हैं कि जब pH मान 7 से ऊपर हो जाता है तब हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। मिट्टी का pH मान 7 से ऊपर हो जाता है तो हम जिप्सम का यूज़ करते हैं, जिससे हमें 373 केल्विन पर हीट करने पर हमें POP मिलता है। POP क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। शैवाल समुद्री शैवाल के आधार पर जड़ जैसी संरचना क्या होती है जो शैवाल को पत्थर जैसे कठोर सब्सट्रेट बांधती है? तो होल्ड फास्ट होती है। शैवाल की बात करते हैं। शैवाल थैलोफाइटा फाइलम में आता है। इसकी फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, प्रोडक्शन करता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। हरित शैवाल क्लोरोफाइका होता है, जिसमें स्पैरो वगैरह आती हैं जिसमें एंटोनिन ल्यूवेनहॉक ने लिटिल प्लांट में 1974 में इसकी खोज की थी, लिविंग सेल की खोज की थी। भूरे शैवाल की बात करते हैं तो फाइकोफाइकी होता है, जिसमें इसके एग्जाम्पल हैं लेमिशिया, कैल्फ, शरगम। लाल की बात करते हैं, रेडोफाइका होता है, जिसमें अगर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डांग दरबार मेला हर साल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? गुजरात में आयोजित किया जाता है। कुछ मेले या त्योहारों की बात करते हैं तो राजस्थान में गणगौर होता है, पुष्कर मेला तो बड़ा होता है, कोयाकट, बूंदी, बनेश्वर। MP की बात करते हैं, लोक रंग होता है, खजुराहो होता है, जो कंदरिया महादेव मंदिर वहीं पर है खजुराहो में। भगोरिया हाट, तानसेन महोत्सव होता है, जो कि रुद्रवीणा से संबंधित है। और तानसेन दिवस पर ही अब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि तबला दिवस मनाया जाएगा। कब? 25 दिसंबर को। चैत्यगिरी बिहार सांची में हो, पचमढ़ी। महाराष्ट्र की तानसेन की गुरु की बात करते हैं। गुरु हरिदास थे। ये जो तानसेन थे सबसे पहले ग्वालियर के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे, फिर बाद में अकबर के दरबार में पहुंचे थे। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, जो कि जीत का एक महोत्सव होता है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी का मतलब ही होता है जीत। गुड़ी का मतलब ही होता है जीत। कोजागिरी पूर्णिमा, नरली पूर्णिमा, एलोरा महोत्सव, पोला, बाणगंगा, अगेर मुंबई में, और सूलाबाई नायार होती हैं। गुजरात की बात करते हैं, रण उत्सव होता है, रमलाजी मेला होता है, बोधो मेला होता है, मोडेरा होता है। अब बहु मेला की बात करते हैं। बहु मेला कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। रंगकेर कहाँ पर होता है? असम बोडो में होता है। मियोको अरुणाचल प्रदेश में। पोंगल तमिलनाडु में होता है, जो कि कोलम कला से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 73वां संविधान अधिनियम 1992 में कितने से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान है? तो 20 लाख। ठीक है। अब पंचायती राज की बात करते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की बात करते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था।
कि सब पे लागू हो, जिसका मन है वो लागू करे, नहीं है तो नहीं करे। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर तीसरी प्रणाली दी गई थी, जिसके आधार पर सभी स्टेट्स में लागू हो गया था। इससे संबंधित और भी समितियां बनी थी, जैसे कि अशोक जिसने 2 स्तरीय बताया था, तुगान, LM सिंधई। 73वें संविधान संशोधन भाग 9 में जोड़ा गया था, जो कि 1992 में जोड़ा गया था। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस में मनाया जाता है। भाग 9 की बात करते हैं तो 243 से 243 तक है। और इसी के टाइम पर सन 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि नगर पालिका से है संबंधित। भाग 9 में ही जोड़ा गया था इसे भी। और 9A में अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक है। 9B की बात करते हैं तो इसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद ZH से ZT तक है, जो कि क्या है 243 की बात चल रही है। अब इसमें हम बात करते हैं तो त्रिस्तरीय प्रणाली की, जिसमें जिला परिषद, पंचायती समिति और ग्राम पंचायत थी, जो कि विलेज लेवल पे हुआ करती है सबसे नीचे, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। त्रिस्तरीय पंचायती शैली किसने बताई थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। अशोक ने कैसी बताई थी? 2 स्तरीय बताई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं स्टेट में और यूटी में, तो हाईएस्ट कहाँ पर है? बिहार में देखने को मिलता है 1106 लोगों पर, और यूटी में भाई बिहार से भी दोगुना तिगुना बहुत ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिलता है 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है। स्टेट में लोएस्ट देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति हैं, और यूटी में पुडुचेरी। कुल जनसंख्या 1.21 बिलियन है। 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं तो 17.7% हुई थी। वार्षिक वृद्धि दर 1.64% हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी तटीय मैदान से संबंधित नहीं है, जो कि कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से, हाँ। नदी और उनके उद्गम स्थल की बात करते हैं। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी भी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। चेमायूरम कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 1945 में जब शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था, तब कौन ब्रिटिश भारत का वायसराय था? तो बेविल था। इरविन की बात करते हैं। इसका शासन इरविन 1926 से 1931 तक रहा था। सैमन कमीशन इसके टाइम पर आया था, जो 7 सदस्यीय अंग्रेज कमीशन था, जिसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी। जो और लाहौर अधिवेशन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कराची अधिवेशन, ये सब कहाँ पर हुए थे? इरविन के शासनकाल में हुए थे। और चटगांव सशस्त्र लूट हुआ था, जो कि सूर्यगैन मास्टर दादा, जो कि एक टीचर थे, उन्होंने करवाया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है इस लूट शस्त्रागार में कि इसमें महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे प्रीति लता, कल्पना दत्ता, बीना घोष। ललित गो की बात करते हैं तो इसके टाइम पर अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, जिसके विरोध में हमने क्या चलाया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। और सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने वाले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन भी स्टार्ट किया था इन्होंने तमिलनाडु में। व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था विनोबा भावे। और जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन आया था इसके टाइम पर 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसके विरोध में वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन स्टार्ट किया था। वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त किया था, जो कि क्लैब ने स्टार्ट किया था। वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल 1773 से 1785 तक रहा था। 1785 तक रहा था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बना था ये। और सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता से संबंधित है। रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता भी था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कर्नाटक के हेवल में स्थित लार्ड खान मंदिर किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो बेशा शैली का उदाहरण है। उत्तर में नागर शैली चली थी, मध्य में बेशा शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली चलती थी। इनके मंदिर में कुछ डिफरेंस देखने को मिलते थे, जैसे कि नागर में गर्भगृह होता था, बेशर में भी होता था, द्रविड़ में भी होता था। मंडप नागर में हुआ करता था, बेशर में हुआ करता था और द्रविड़ में भी हुआ करता था।
लेकिन गोपुरम की बात करते हैं तो बेशर में भी नहीं था और उत्तर में भी नहीं था। शिखर की बात करते हैं तो बेशर में नहीं था और दक्षिण में उसे विमान के नाम से जाना जाता है, उसकी प्लेस पर विमान होता है। पट्टाकक्कल की बात करते हैं तो इसमें 2 ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स थे, जिसमें 2 हैं, जैसे कि फर्स्ट था वो कि रानी लोका महादेवी ने बनवाया था और सेकंड था सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ड्रोसोफिल की लाल ग्रंथियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र हैं विशाल गुणसूत्र, लेप्रेबस है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होती हैं। मेल में कौन से गुणसूत्र होते हैं? XY और फीमेल में XX होते हैं। आनुवंशिकी विकार की बात करते हैं तो इसमें 2 होते हैं, जीन और गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करते हैं। जीन की जॉन ग्रेगरी मेंडल ने जीन के बारे में बताया था। जीन से संबंधित डिसीज हैं जैसे कि स्किल सेल एनीमिया है, हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है। ऑटोसोमल की बात करते हैं, इससे डाउन सिंड्रोम होता है, जिसमें क्रोमोसोम 21 होता है। कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51E में कौन सा खंड महिलाओं की गरिमा के अपमान प्रथाओं का त्याग करता है? खंड ई करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोशा बीतू शेख हसन किसके लिए जाने जाते हैं? तो नाथ स्वरम के लिए जाने जाते हैं। अमान मिस्त्री क्या बजाते हैं? तबला। अनंतार कृष्ण मृदंगम, जीबी जोग वायलिन, मोहन श्याम शर्मा पखराज बजाते हैं। पखराज और कौन बजाता है? तोताराम शर्मा भी बजाते हैं। और तबला से संबंधित और भी मैंने बताए थे आपको, जैसे कि अल्लाह रखा है, जाकिर हुसैन है, निखिल घोष है, विक्रम घोष है, क्या बजाते हैं? तबला वादक हैं, तबला बजाते हैं। ये मौलिक कर्तव्य हैं जो कि सबको पता होना चाहिए, आपको भी याद होंगे, पहले भी दिए थे PDF में। जैसे कि प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होना चाहिए और संविधान का पालन करे, आदर्श संस्थाओं प्रथाओं को, राष्ट्रगान का आदर करे, माने। ये आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत में कौन सा त्रिभुजाकार पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित होता है? दक्कन का पठार होता है, जिसकी ऊंचाई नॉर्थ से साउथ ली जाती है। तिब्बत का पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो कृत्रिम आवास नहीं आता। 7वीं अनुसूची में ये बात कही गई है, उसमें बात करते हैं हम, जैसे कि संघ सूची। संघ सूची में क्या आती है? रक्षा से संबंधित चीजें, बैंकिंग से, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेलवे, हवाई यात्रा, इंश्योरेंस, नागरिकता। ये किससे संबंधित है? संघ सूची से। ठीक है, जो जिसे केंद्र देखेगा। राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची किससे है? पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, कब्रिस्तान, ये किससे है? राज्य सूची से संबंधित है। समवर्ती सूची, जिसमें दोनों ही काम करते हैं, केंद्र और राज्य। लेकिन यदि संघ ने, केंद्र ने कोई डिसीजन ले लिया है तो फिर राज्य ऐसा नहीं है कि उसे मना कर दे, वो फिर मानना ही पड़ेगा। प्रायोरिटी किसे ही दी जाती है? संघ को दी जाती है, और दोनों मिलकर भी डिसीजन ले सकते हैं इसमें, जैसे कि शिक्षा है, शादी तलाक है, न्यायिक प्रशासन है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, बिजली, फैक्ट्री, मूल्य नियंत्रण है। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? जॉइंट सिटिंग ली है, ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, जॉइंट लिस्ट ली है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। भारत के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है? प्रशांत महासागर का मारियाना ट्रेंच है। महासागर कितने? 5 है। पैसा। पी से प्रशांत महासागर है, इसे अटलांटिक महासागर है, आई से हिंद महासागर है, ऐसे दक्षिण महासागर है, इसे आर्कटिक महासागर है। जिसमें अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, ये एस शेप का है, शेप, और सबसे व्यस्त भी है अटलांटिक महासागर। अब इसमें हम बात करते हैं तो डीपेस्ट पॉइंट क्या है? तो डीपेस्ट पॉइंट है पुएर्टो रिको। ठीक है, और हिंद महासागर में डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? सुंदर ट्रेंच है। और ऐसे तो दक्षिण महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने में राज्य का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 37। आर्टिकल 44 तक हमने देख लिए थे, समान नागरिक सिविल सहायता थी। वो 45 से आगे की बात करते हैं तो इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 40 में ST OBC के हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई थी। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर में उच्च करना और मदिरा निषेध की बात कही गई थी, जो स्वास्थ्य से संबंधित है, आप एक तरह से बोल सकते हो। 47। 48 की बात करते हैं तो कृषि और पशुपालन का संगठन है।
48 में भी अंदर सब क्लॉज है एक, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई थी। अनुच्छेद 49 की बात करते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण की बात कही गई थी। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत आया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण सुधार और वन्य जीवन संरक्षण बहुत बार आया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये चीजें जोड़ी गई थी, जैसे कि गरीब निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 में, श्रमिक उद्योगों की भागीदारी 43 में, बच्चों का विकास बच्चे विकास का अवसर अनुच्छेद 39 में, पर्यावरण का 48 जोड़ा गया था जो पर्यावरण से संबंधित है। अब बात करती हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। केवलाधान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। और भी राष्ट्रीय उद्यान है जिनकी हम बात करते हैं, चलो मैं बोल देती हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि हेमिस लद्दाख में है, ग्रेट हिमालय पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, जिम कॉर्बेट और रामगंगा नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सब तीनों कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट है, रामगंगा नेशनल पार्क है, और वैली ऑफ फ्लावर्स है। फ्लावर्स कहाँ पर है? उत्तराखंड में। राजा जी कहाँ पर है? राजा जी भी है जो कि उत्तराखंड में ही है। राजा जी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कितने हो गए? 4 हो गए, जिम, रामगंगा, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी एनपी। दुधवा की बात करते हैं, दुधवा कहाँ पर है? यूपी में है दुधवा यूपी में। वाल्मीकि कहाँ पर है? बिहार में है वाल्मीकि। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। नागदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा और मानस कहाँ पर है? असम में है। इंदिरा गांधी कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु में, नीचे की साइड। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कौन सी बेरोजगारी का प्रकार भारत में उपलब्ध नौकरी और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों की संरचना के कौशल के बीच बेमेल उत्पन्न होता है? तो संरचनात्मक है। जैसे कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें ये इंडेक्स है और ये कंट्रीब्यूशन है। कृषि क्षेत्र में कितना है? 54.6% है, और कंट्रीब्यूशन कितना है? 20.9% है। विनिर्माण की बात करते हैं, इंडेक्स कितना है? 24.3% है, कंट्रीब्यूशन कितना है? 25.9% है। सेवा क्षेत्र में 21.1 है, और कंट्रीब्यूशन 45% है, 45 है ये। बेरोजगारी के और भी प्रकार है, जैसे कि संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि कौशल और नौकरी के बीच आवश्यकताओं का बेमेल होता है। जैसे कि कौशल हमारे पास कुछ और है और नौकरी कुछ और है, तो इनका बेमेल होता है क्योंकि हम नौकरी ले नहीं सकते। शिक्षित बेरोजगारी होती है, जिसमें डिग्री तो है हमारे पास तब भी हम बेरोजगार हैं, जो कि शहरी क्षेत्र में देखने को मिलती है। लोग पढ़े लिखे हैं तब भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। शिक्षित बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी की बात करते हैं, नौकरियों के बीच अस्थायी बेरोजगारी होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी घर्षण की तरह होती है, जिसमें लोग घर्षण की तरह घिसते हैं, जो कि लोग नए जॉब की तलाश में रहते हैं, और जो शहरी क्षेत्र में अधिकांश देखने को मिलती है। प्रसन्न बेरोजगारी की बात करते हैं, आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, जो कि कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। चक्रीय बेरोजगारी की बात करते हैं, आर्थिक उतार चढ़ाव से संबंधित होती है, ये भी शहरी क्षेत्र में ही देखनी पड़ती है। जो कि मौसमी बेरोजगारी की बात करते हैं, मांग में मौसमी बदलाव के परिणाम स्वरूप होती है। जैसे ग्रामीण, जैसे कि जब फसल पक जाती है तो फसल काटने के लिए रोजगार मिलता है, फिर जब फसल अगली बार कटेगी तब तक बेरोजगार बैठे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कौन सा मूल्य राष्ट्र को ध्यान में नहीं रखता? तो जीएनपी नहीं रखता। राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, चलो राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। जीडीपी की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की सीमाओं के भीतर एक समय की अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, जो कि किसी भी कंट्री के अंदर ही उत्पादित वस्तुओं की बारे में बताता है। वो क्या होता है? जीडीपी कहलाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, इम्पोर्टेंट है। वित्तीय वर्ष कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जीएनपी की बात करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं। देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। जैसे कि एक कंट्री है
ये भी कंट्री है। जैसे कि क्या बात करते हैं, ये जापान है, ये इंडिया है। तो इंडिया के लोग जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, उत्पादित वस्तुएं अंतिम रूप से, और जापान में रह रहे इंडियंस लोग के द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, इन दोनों, जैसे कि इंडियंस होने चाहिए, चाहे वो अपनी खुद की कंट्री में हो या कंट्री से बाहर हो इंडियंस हो, तो उनका जीएनपी कहलाता है। जीएनपी की बात करते हैं, जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पृथ्वी के ऊपर मेटल में का अत्यधिक चिपचिपा यांत्रिक रूप से कमजोर और लचीला क्षेत्र क्या कहलाता है? एंथियोस्फीयर कहलाता है। जिसमें बात करते हैं तो एक क्रस्ट होता है, मेटल और कोर होता है। क्रस्ट किससे मिलकर बना होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का मिलकर बना होता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का मिलकर बना होता है। क्रस्ट में दो प्लेटें होती हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेटें। कॉन्टिनेंटल प्लेटें किसकी बनी होती हैं? ग्रेनाइट की बनी होती हैं। ओशियनिक प्लेटें बेसाल्ट की बनी होती हैं। इतना भाग क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। यहीं पर ये थोड़ा ऐसे होता है, फिर ये ऐसे ना ज़्यादा ठोस ना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर यहाँ होता है। और लिथोस्फीयर होता है इतना भाग। और लिथोस्फीयर 8 मेजर प्लेटें होती हैं लिथोस्फीयर में। और जिसकी बात करते हैं हम मेटल की, तो मेटल तो बीच का भाग होता है। कोर की बात करते हैं तो यह निकल और आयरन का बना होता है। भूविज्ञान के जनक कौन है? जेम्स हटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मेंडेलिवियन का परमाणु संख्या क्या है? तो 101 है। और लोथीहल मेजर ने सन 1859 में एटॉमिक बिल्ड और वॉल्यूम के बीच में बताया था कि कैसे काम करता है। एटॉमिक बिट बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, घटता है। और मोस्टली ने के में 118 थे, जिसमें से परमाणु क्रमांक Z और परमाणु भार को ऐसे दर्शाया गया था। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। LIC का नया MD किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती को किया गया। चेयरमैन कौन थे? आर दोराईस्वामी थे। और इसकी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। स्वतंत्रता दिवस की 2023 की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट था। 2024 की थीम क्या थी? विकसित भारत थी। हमने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 2023 में 77 मनाया था। 2024 में 78 मनाया था। 2025 में 79 मनाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती से स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चला था। थैंक यू।